हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, बजट रिलेटेड। तो आज हम इसमें देखेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, राजकोषीय समेकन क्या होता है, और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए इंडिया और यूएसए के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनके क्या नाम है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है वज्र प्रहार और साल्वेक्स। वज्र प्रहार जो है वो मिलिट्री के एक्सरसाइज है, और साल्वेक्स जो है वो नेवी के बीच होती है। एक और मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी युद्ध अभ्यास, वो भी इंडिया और यूएसए के बीच थी। अब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए घाटे का वित्त पोषण या घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए जब सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तो सरकार इस व्यय आदि को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है या फिर इसके लिए नई मुद्रा को छपवाती है। इसे ही घाटे का वित्त पोषण या घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, इकोनॉमी को अपने घर से अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आती है। मान लीजिए कि आपका इनकम बहुत कम है लेकिन आपका व्यय बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, उस खर्चे को पूरा करने के लिए किसी से पैसे लेंगे, उधार लेंगे। तो सरकार भी ये करती है, या तो वो अपनी जब उसका व्यय ज़्यादा होता है, उसे पैसे कम प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या करती है, या तो बाजार से उधार लेगी या नई मुद्रा छपवा देती है। तो इसको घाटे का वित्त पोषण या घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। सरकार हमेशा ही जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा ही व्यय करती है ताकि देश में पूंजी निर्माण हो सके। लेकिन देखिए अगर इसके लिए नई मुद्रा छपवाई जाए तो क्या होता है, इकोनॉमी में मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। अब देखिए क्या होता है राजकोषीय दुष्चक्र, फिस्कल विशेष साइकिल क्या होता है। जब सरकार का व्यय लोक व्यय बढ़ता है तो उससे आम जनता की मांग में वृद्धि होती है जो महंगाई में वृद्धि का कारण बनती है। इस तरह जब लोक व्यय में वृद्धि होती है तो इससे भविष्य में सरकार की ब्याज देनदारी बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है ना, जब सरकार का व्यय बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, मतलब सरकार खूब खर्च कर रही है, तो इससे क्या होगा, आम जनता की मांग में वृद्धि होती है। तो क्या है, सरकार किस पे खर्च करती है, लोगों पे खर्च करती है, उनको सैलरी देगी या कुछ भी। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। तो क्या है, आम जनता की जो मांग है वो बढ़ जाती है, मतलब वो सामान खरीदने की उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए मांग बढ़ जाएगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। देखिए क्या होता है ना, जब मान लीजिए 10 चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उन्हें खरीदने की मांग रख रहे हैं तो क्या होगा, वो महंगी हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। इस तरह जब लोक व्यय में वृद्धि होती है तो इससे भविष्य में सरकार की ब्याज देनदारी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, सरकार बहुत सारा लोक व्यय कर रही है, मतलब वो उधार ले रही होगी तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा, ब्याज भी देना होगा, तो उसकी ब्याज देनदारी बहुत बढ़ जाती है जिससे सरकार का राजस्व घाटा बढ़ जाता है। ठीक है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। इससे सरकार का राजस्व घाटा बढ़ जाता है। इस राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार पुनः ऋण लेती है। तो क्या हो, पहले उसने ज़्यादा व्यय किया, फिर उसके बाद उसका राजस्व घाटा बढ़ गया, फिर राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दोबारा ऋण लिया, लोन लिया, जिससे क्या है, एक दुष्चक्र निर्मित हो जाता है जिसे राजकोषीय दुष्चक्र कहते हैं। मतलब बार बार अब क्या है, सरकार को व्यय को अपने को पूरा करने के लिए बार बार अगर ऋण लेना पड़ता है तो उसे ही कहते हैं राजकोषीय दुष्चक्र। अब देखेंगे राजकोषीय समेकन क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन। वित्तीय वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की शुरुआत की गई। तो राजकोषीय समेकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार विभिन्न घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय नीति में बदलाव करती है। तो देखिए राजकोषीय समेकन का ही मतलब ये होता है कि सरकार जो है अपनी राजकोषीय नीति में बदलाव कर रही है ताकि उसके घाटे में कमी आए। राजकोषीय समेकन के माध्यम से सरकार न केवल विभिन्न घाटों, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा को कम करने का प्रयास करती है, बल्कि पूर्व से लिए गए ऋणों की मात्रा में भी कमी करने का प्रयास करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजकोषीय समेकन के माध्यम से सर क्या करती है, अपने विभिन्न घाटों को कम करती है। अब आप सोचेंगे इसमें पूंजीगत घाटा तो है नहीं, राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा। पूंजीगत घाटा क्या होता है, पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत प्राप्तियों में से पूंजीगत व्यय को निकाल देते हैं तो पूंजीगत घाटा प्राप्त होता है। लेकिन क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, जो पूंजीगत व्यय होता है वो अच्छा होता है, उससे राष्ट्र की संपत्ति का निर्माण होता है, इसलिए उसे खराब नहीं माना जाता। तो कौन से, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा को वो कम करने का प्रयास करती है। और जो उसने ऋण लिए थे उनकी मात्रा में भी कमी करने का प्रयास करती है राजकोषीय समेकन के माध्यम से। क्योंकि अगर देखिए, अगर किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा अगर ऋण हो जाएगा, दूसरे देशों का उधार हो जाएगा, तो फिर कंट्री की तो रेटिंग भी खराब हो जाएगी, हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगेगी। इसलिए सरकार को प्रयास करना पड़ता है कि उसका उधार कम हो, तो इसके लिए ही राजकोषीय समेकन करती है। देखिए
वर्ष 1975 से 2000 तक भारत के राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि देखी गई। तो क्या है, इस सालों में हमारी सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा। इस राजकोषीय घाटे का मुख्य कारण राजस्व में अत्यधिक वृद्धि थी, जिससे राजस्व घाटे में भी वृद्धि हुई। तो उस समय क्या हुआ, हमारे राजस्व में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों के माध्यम से सरकार ने राजकोषीय समीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो जब सरकार का इकोनॉमी बिगड़ने लगी देश की, तो उन्होंने क्या करा, आर्थिक सुधार किए थे 1991 में। तो उस समय क्या किया था उन्होंने, तभी राजकोषीय समीकरण की शुरुआत की थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण के बदले राजकोषीय समीकरण की प्रक्रिया शुरुआत करना एक अनिवार्य शर्त थी। देखिए, 1991 में जब सरकार की एकदम इकोनॉमिकली हालत खराब हो गई थी, तो क्या है, उन्होंने ऋण लिया था। तो जो आईएमएफ है और क्या बोलते वर्ल्ड बैंक है, उनने ना इस शर्त लगा दी थी कि आप अपने में राजकोषीय समीकरण करेंगे, मतलब आप कोशिश करेंगे कि आपका ऋण कम हो। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय समीकरण के लिए कई प्रयास किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो सरकार क्या क्या करती है राजकोषीय समीकरण को करने के लिए? देखिए, ये जो है, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जैसे कि राजस्व घाटा क्या है। ऐसा तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। और जब आप इसे डीपली समझेंगे इकोनॉमी को, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं घुमा के। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय समीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए? घाटे को कम करने के लिए प्रयास, राजस्व में कटौती करने से संबंधित अनेक उपाय किए गए। सरकार ने क्या किया, राजस्व जो उसका व्यय था उसमें कटौती करने से संबंधित उपाय किए, जिनमें सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना, मतलब अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो उसको सही बनाना, सही जगह सब्सिडी देना। ठीक है, वेतन, पेंशन और आकस्मिक निधियों के भार में कमी करना। पेंशन देना, वेतन देना, इन सब में क्या है, सरकार बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है, तो उनमें कमी करना। विदेशी ऋणों की उनकी परिपक्वता पूर्व अदायगी करना, विदेशी ऋणों को समय से चुकाना ताकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना बढ़े। महंगी विदेशी ऋणों से बचना, अगर हमें विदेशी ऋण सस्ता मिल रहा है तो अच्छा है, महंगा है तो हमें उससे बचना चाहिए। ब्याज दरों में कटौती करना, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करना। ठीक है, सरकार जो उपक्रम चलाती है, अगर वो घाटे में चल रहे हैं तो उनका विनिवेश करना, मतलब उनको जो है, मतलब उनके शेयर्स वगैरह बेचना। ठीक है, राजस्व व्यय को बढ़ाने संबंधी अनेक उपाय किए गए, जिसमें अब देखिए ये क्या हो गया, सॉरी ये गलत लिख गया है। राजस्व आय को, मैंने मुझे वही गलत लगा तो मैं देखी थी। राजस्व आय को बढ़ाने संबंधी अनेक उपाय किए गए, जिसमें जैसे कि विभिन्न प्रकार के कर सुधार। देखिए, अगर सरकार को टैक्स अच्छे से मिलने लगे तो वो सबसे अच्छा स्रोत होता है उसकी आय का। तो इसलिए क्या करा, विभिन्न प्रकार के कर सुधार। अगर करों में सुधार करेंगे, कि मतलब अगर किसी को मान लीजिए कि भ्रष्टाचार कम हो, लोग टैक्स कम छुपाएं, इस तरीके से अगर कर में सुधार कर देंगे कि लोगों को टैक्स चुकाना आसान हो, है ना, तो क्या है, लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। तो इसलिए कर सुधार करती है, जैसे मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी हम जब टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर। अभी जीएसटी आया, विदेशी विनिमय भंडार के अतिरिक्त का विदेशी ऋण आवंटन। ठीक है, बेहतर विदेशी बॉन्ड में निवेश, अच्छे विदेशी बॉन्ड में निवेश करना। राज्य सरकारों को अपने योजनागत व्ययों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना। जो राज्य सरकारें हैं उन वो भी बाजार से ऋण ले सके अपने योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए। आय घोषणा योजना तथा विमुद्रीकरण के माध्यम से राजस्व संग्रहण करना इत्यादि प्रमुख है। तो ये सारे कार्य सरकार करती है। सरकार द्वारा विभिन्न घाटे की पूर्ति के लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया एवं ऋणों से संबंधित कार्यक्रमों में बदलाव किया गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 1997 में प्रारंभ की गई अर्थोपाय अग्रिम की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही सरकार के ऋणों की मात्रा निश्चित कर ली जाती थी। देखिए, अब ये क्या होता है, अर्थोपाय अग्रिम। ठीक है, इसको वे एंड मीन्स एडवांस भी कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, एक सेकेंड। देखिए, वे एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, जो सरकार होती है वो आरबीआई से प्रतिभूति जो होती है ना, सिक्योरिटी, उसके माध्यम से उधार लेती है। ठीक है, आरबीआई से। लेकिन सरकार क्या करने लगी, जितना भी उसका घाटे की बजट होता था ना, उसके बराबर उनसे राशि ले लेती थी और कहती थी नोट छाप लो। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो इसके बाद आगे क्या किया गया, राजकोषीय समेकन के लिए
कि जो आरबीआई द्वारा सरकार को उधार दी जाने वाली जो राशि थी वो सीमित और कम समय के लिए उपलब्ध कर दी कि आपको इतने समय के लिए ही मिलेगा उधार, ठीक है, और आपको इतने निश्चित समय में उसे वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमेशा जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं। तो देखिए इसीलिए क्या आ गया, वे एंड मीन्स एडवांस अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है, के माध्यम से सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूरी सरकारों के ऋणों की मात्रा निश्चित कर ली जाती थी, जिससे सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में पारदर्शिता और नैतिक नियंत्रण सुनिश्चित हो सका। तो इससे ये कि आप जो ऋण लेंगे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, आपको वापस देना है। वर्ष 2003 में संसद के द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट पारित किया गया। अब ये इम्पोर्टेंट है, FRBM एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व को एक कानूनी आधार प्रदान किया गया। इसमें ये बोला गया कि आपका मतलब जो राजकोषीय उत्तरदायित्व है वो कानूनी रूप से आपको पूरा करना है। इसके अंतर्गत राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के वार्षिक लक्ष्यों की घोषणा करने और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीति बनाने का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने कहा है कि आपको वार्षिक लक्ष्यों की घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है, राजकोषीय घाटा आप कितना नियंत्रित कर रहे हैं इसकी आपको घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है, उनके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय। अब देखिए राजकोषीय घाटा मैंने आपको पढ़ाया था, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार किस तरीके के उपाय कर सकती है। तो देखिए दो तरह के उपाय होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो देखिए नकारात्मक उपाय, नेगेटिव मेजर्स, देखिए क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या ये उपाय हो सकता है, ये उपाय, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 उपाय हो सकते हैं, एक नहीं। लेकिन जब आपने डीपली समझा होगा तभी राजकोषीय घाटा क्या होता है ये सब, तभी आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे, इसलिए इकोनॉमी को आपको समझना जरूरी है। तो देखिए नकारात्मक उपाय क्या मतलब, नकारात्मक उपाय इनका कुछ इफेक्ट पड़ता है खराब। देखिए जब सरकार राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय का भुगतान, विशेष तौर से गैर योजनागत व्यय की मदों, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक व्यय और सब्सिडी को कम करने का कार्य करती है। देखिए सब्सिडी कभी कभी किसी किसी फील्ड के लिए ज़रूरी भी होती है, तो सरकार उसको कम कर रही है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा। ब्याज भुगतान को कम करने के लिए वर्तमान में भारत सरकार की नीति कम से कम विदेशी ऋण लेने की है, और ये वह भी आसान शर्तों और कम ब्याज दर पर। अभी सरकार क्या करती है, अगर विदेशी ऋण लेगी तो वो सोचेगी कि हमें कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए और आसान शर्तों से। साथ ही साथ हम उच्च ब्याज दर वाले विदेशी ऋण की समय पूर्व अदायगी कर रहे हैं, और जिनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था उन विदेशी ऋण को चुका रही है सरकार। सब्सिडी के भार को कम करने के लिए वर्तमान में भारत सरकार लक्ष्य सब्सिडी अपना रही है, जिसके तहत सब्सिडी को अति जरूरतमंद लोगों तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सब्सिडी उन्हीं लोगों को दे रही है सरकार जिनको बहुत ज़रूरी है। सरकार जरूरतमंदों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान कर रही है, जिससे सब्सिडी प्रदान करने संबंधी प्रशासनिक व्ययों में कमी की जा सके, ठीक है। अगर उनको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो इससे क्या है, प्रशासनिक व्यय कम होता है। सरकार द्वारा पेट्रोलियम और डीजल पर सब्सिडी के भार को कम करने के लिए इनकी कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अभी देखिए इनकी कीमतें पहले सरकार जो नियंत्रित करती थी अब उनको नियंत्रण मुक्त कर दिया है। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर पेट्रोलियम कंपनियां स्वयं निर्धारित करती हैं। तो देखिए अभी क्या है, पेट्रोलियम कंपनियां जो है वो स्वयं कीमत निर्धारण करती हैं। प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कटौती की जा रही है। देखिए अब ये भी हो रहा है कि जो नौकरियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की वो कम हो रही हैं, सरकार कम कर रही है उन्हें, है ना। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इस यही है कि हम गवर्नेंस अच्छा करना है लेकिन हमें गवर्नमेंट कम मतलब लोगों की नौकरियां कम कर रही है सरकारी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री के द्वारा सरकारी हिस्सेदारी को सीमित किया जा रहा है। तो देखिए क्या कर रही है सरकार, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसमें शेयर बेच रही है और सरकार हिस्सेदारी कम कर रही है, मतलब निजी हाथों में दे रही है। सरकार द्वारा रुग्ण एवं घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण किया जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों का वो क्या कर रही है, निजीकरण भी। देखिए शायद LIC का भी करने की बात कही है, तो धीरे धीरे सरकार करती जा रही है। उपयोग के अतिरिक्त बजट घाटे को कम करने के लिए व्यय सुधार आयोग का गठन किया जाना, आउटकम बजट, शून्य आधारित बजट तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का पारित किया जाना एक सराहनीय प्रयास है, ठीक है। ये सारे कार्य जो है सरकार कर रही है। तो देखिए ये सारे नकारात्मक इसलिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देश की वृद्धि पे उसका असर पड़ता है।
अब देखिए सकारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक नीति के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर सुधारों और कर आगाह में वृद्धि करके अपने कर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर टैक्स में मतलब सुधार करे, ठीक है, लोग ज़्यादा टैक्स भरे, कर का आधार बढ़े, तो इससे क्या है, ये एक अच्छा उपाय है। ये जो इनकम सरकार की होती है अच्छी होती है, ये एक पॉजिटिव उपाय होगा, ठीक है। कर अपवंचन रोकने के लिए जहां विभिन्न देशों यथा सिंगापुर, मॉरिशस आदि से समझौते किए गए हैं, कई देशों से भी समझौते किए गए हैं कि टैक्स का ज़्यादा अपवंचन न हो। वहीं लोगों को भी करों का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही कई अप्रत्यक्ष करों में कटौती करते हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी का क्रियान्वयन इस दिशा में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अभी जीएसटी भी लाया गया। अब देखेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 क्या है। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक व्यय में प्रबंधन के लिए 2003 में अधिनियम पारित किया। तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करे, ठीक है। तो इसके लिए लाया गया एफआरबीएम एक्ट कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने के लिए सरकार को प्रेरित करना था, ताकि राजस्व घाटा समाप्त हो जाए और पर्याप्त राजस्व आधिक का सृजन ना हो। इसमें सरकार को क्या करना था, अपना राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने के लिए कदम उठाने थे, ठीक है। इसके अनुसार केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से केवल उस स्थिति में उधार लेगी जब नकद प्राप्तियों की अपेक्षा नकद व्यय अस्थायी रूप से अधिक हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ है, मतलब ज़रूरी वो आ गया है ज़रूरत, तो सरकार तभी क्या करेगी, अचानक से नकद व्यय उसका ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तभी सरकार रिजर्व बैंक से ले सकती है उधार, वरना ना ले। तो सरकार संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण तथा मांग अनुदान के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय अवसंरचना विवरण तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति रणनीति विवरण प्रस्तुत करेगी। तो देखिए सरकार को ये जो है वो पेश करने पड़ेंगे संसद में। इसमें क्या है, वो अपनी रणनीति बताएगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तृतीय केलकर समिति का गठन किया गया, जिसने एफआरबीएम नियमावली का निर्माण करके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। इसमें कुछ उद्देश्य थे जो सरकार को प्राप्त करने थे, जैसे 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे समाप्त करना, ठीक है। 31 मार्च 2009 तक हमें राजस्व घाटे को समाप्त करना था और प्रतिवर्ष 2004-5 से शुरू करके इसमें कम से कम जीडीपी के 0.5% के बराबरी कमी करना था। इसमें हर वर्ष क्या करना था, जीडीपी के 0.5% तक इसमें कमी लाना था, ठीक है। और हमें 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था। हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा उद्देश्य रखा गया और इसके लिए रणनीति लाई गई थी, ठीक है। 31 मार्च 2008 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करना था और इसके लिए प्रतिवर्ष 2004-2005 से शुरू करके इसमें कम से कम जीडीपी के 0.3% तक कम करना था। तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना, 3% करना था, है ना, 2008 तक। और राजस्व घाटा था वो एकदम समाप्त करना था। और राजकोषीय घाटा 0.3% खत्म करना था परियत, और राजस्व घाटा 0.5%। वर्ष 2004-5 से जीडीपी के 9% से अधिक अतिरिक्त देयताओं को सृजित ना करना, जिससे विदेशी ऋण भी शामिल है। साथ ही आगामी वर्षों में इसमें प्रतिवर्ष जीडीपी के 1% तक की कमी लाना। कर्नाटक एफआरबीएम नियमावली को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।